हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। ये मेरी पहली वीडियो है। मैं ये पहला वीडियो पेप्टिक अल्सर्स के ऊपर बना रहा हूँ, जो कि फार्माकोलॉजी का जीआईटी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आगे आने वाले वीडियोस में और टॉपिक्स जो कि यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है और आज आते हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेप्टिक अल्सर के टॉपिक से। पेप्टिक अल्सर के टॉपिक के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या लिखना है। सबसे पहले फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। गैस्ट्रिक जूस कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कौन बनाता है और कैसे निकलता है और रेगुलेट कैसे होता है। फिर ड्रग्स जो हम लोग पेप्टिक अल्सर को मैनेज करने के लिए दे सकते हैं, कैसे वो ड्रग्स एक्ट करते हैं, कैसे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। और मेनली हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ सकते हैं, जो पढ़ते हैं जहाँ जो हम ड्रग को दे सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, किस बीमारी के अंदर नहीं दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि फिजियोलॉजी क्या कहती है गैस्ट्रिक सिक्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी सेल्स क्या रिलीज कराती हैं और क्या फंक्शन होता है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि तीन तरह के मेन सेल्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक लाइनिंग में या गैस्ट्रिक वॉल में। सबसे पहले चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स जो कि पेप्सिनोजेन रिलीज करते हैं। फिर ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज करते हैं। और सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स जो कि अल्कलाइन म्यूकस और बाइकार्बोनेट म्यूकस का सेक्रेशन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि पेप्सिनोजेन का क्या काम है, ये प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। मगर पेप्सिनोजेन जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है। तो पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में चेंज होता है, किसके मदद से, एचसीएल के प्रेजेंस में, ठीक है। और एचसीएल का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, इन्फेक्शन से बचाना। और सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, अल्कलाइन म्यूकस और बाइकार्बोनेट म्यूकस का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि गैस्ट्रिक वॉल को एसिड जिसका पीएच लगभग 1.6 के करीब होता है, जो हाईली एसिडिक है, उससे करोड होने के लिए बचाती है। अब हम देखते हैं कि रेगुलेशन कैसे होता है। रेगुलेशन में होता है, जो मेन फैक्टर्स हैं जो रिलीज कराते हैं गैस्ट्रिक एसिड का, वो वो तीन है, एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, वो क्या करती है, वो गैस्ट्रिक सेक्रेशन को कम करती है। तो अब होता क्या है कि जब एसिटाइल को अगर हम लोग देखें, तो एसिटाइल कोलिन जो है M3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, जिसके वजह से रिलीज होता है इंट्रासेलुलर फ्री कैल्शियम का। अब इंट्रासेलुलर फ्री कैल्शियम क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम हाइड्रोजन पंप है, जो वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि गैस्ट्रिक ल्यूमन के पास प्रेजेंट होता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं गैस्ट्रिन कैसे करता है। गैस्ट्रिन का एक अपना रिसेप्टर है, जी आर रिसेप्टर्स, वो भी सेम काम करता है। वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाता है सेल का। डीपोलराइजेशन होने की वजह से प्रोटीन काइनेज का फॉर्मेशन होता है, और पोटेशियम हाइड्रोजन पंप जो गैस्ट्रिक ल्यूमन के पास प्रेजेंट है, वो इनिशिएट हो जाती है। फिर अगर हम हिस्टामिन देखें, हिस्टामिन का फंक्शन मैकेनिज्म अलग है चलने का। जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे जैसे हिस्टामिन बाइंड हुआ, तो वो रिलीज करते हैं एडिनोलाइट साइक्लेज का, जो कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदल देता है और प्रोटीन काइनेज का फॉर्मेशन करता है, और H+K+ एटीपेज पंप को चला देता है, जिसकी वजह से ल्यूमन में HCl का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। पहली बात तो ये। अब जो पीजी टू है, ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को डिक्रीज कर देता है। बस हमको इतना याद रखना है सिर्फ, ठीक। ये था रेसेप्टर्स, कौन कौन से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो एक्ट करते हैं पैराइटल सेल्स पे, और कैसे रिलीज होता है हाइड्रोजन का। अब हम लोग देखते हैं कि HCl सेक्रीट कैसे होता है। अब हुआ क्या कि जैसे ही अब इस डायग्राम को समझते हैं कि ये गैस्ट्रिक लेमन है और ये एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लाज्मा है, ठीक। तो हुआ क्या, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे एक्ट किए और जो डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, तो हुआ क्या, तो सबसे पहले जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो H2O है, वो सोडियम के साथ अंदर मूव करता है और पोटेशियम बाहर चला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लाज्मा में। और यहाँ पे
सेल का मेटाबॉलिज्म से जो HCO3 माइनस बन रहा होता है, उसमें से वो HCO3 माइनस चला जाता है और Cl अंदर आ जाता है। तो क्या क्या अंदर आया, सबसे पहले हम लोग देखें कि पैराइटल सेल के अंदर सोडियम अंदर आया और क्लोराइड आया। सोडियम सोडियम अंदर आया और जो पोटेशियम बाहर गया, ये सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से गया। और जो HCO3 का फॉर्मेशन हुआ था, ये क्लोराइड के साथ एक्सचेंज हो गया। तो अब सेल के अंदर आ गए सोडियम सोडियम और क्लोराइड। अब सेम चीज, जो वाटर अंदर आया था वो गैस्ट्रिक ल्यूमन में रिलीज हो गया। अब जो H प्लस रिलीज हुआ, जो CO2 H2O के फॉर्मेशन से H2CO3 बना, H2CO3 जो H प्लस और HCO3 माइनस में टूट गया। H प्लस जो है अब वो रिलीज हो गया पंप के थ्रू, जो पोटेशियम हाइड्रोजन पंप के थ्रू ल्यूमन में, गैस्ट्रिक ल्यूमन में। और क्लोराइड जो है वो अपने ग्रेडियंट की वजह से जो है गैस्ट्रिक ल्यूमन में रिलीज हो गया और वहां पे जाके H प्लस और Cl माइनस मिलके बना दिए HCl। ये था आपका कैसे रेगुलेट होता है और कैसे फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और वो ड्रग्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम फिजियोलॉजी से समझे तो पेप्टिक अल्सर क्या है। पेप्टिक अल्सर एक अंडरलाइन पैथोलॉजी की वजह से एक अल्सर का फॉर्मेशन है, एक वुंड का फॉर्मेशन है। अब वो वुंड के ऊपर जब HCl पड़ेगा तो वो इरिटेट होगा तो उसके जैसे पेन और अदर सिम्टम जैसे नोजिया वोमिटिंग आएंगे। तो अब आपके पास एक पेशेंट आया जो पेप्टिक अल्सर लेके आया है, जो आप डायग्नोज कर लिए एंडोस्कोपी और अदर इन्वेस्टिगेशन मेथड के थ्रू कि ये एक केस ऑफ टिपिकल पेप्टिक अल्सर है। तो अब आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोशिश करेंगे कि जो गैस्ट्रिक एसिड बन रहा है उसको इनहिबिट कर दे। तो सबसे पहले हम लोग गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स देंगे। ठीक है। अब मान के चलिए कि गैस्ट्रिक एसिड बन गया है, ठीक है, और इरिटेटेड है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ड्रग्स दे सकते हैं उसको गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर या एंटासिड कहेंगे। या अब मान के चलिए कि अल्सर है, अल्सर एक वुंड है, एक ओपन वुंड है। अगर हम उसको कवर कर दे या हम उसको एक मास्क की तरह मास्क कर दे तो उस पे गैस्ट्रिक एसिड का फर्क कम हो जाएगा और सिम्टम सबसाइड कर जाएंगे। और जो सबसे बड़ा रीजन होता है गैस्ट्रिक अल्सर के कॉज के लिए होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का। तो हमको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए भी ड्रग्स चलाने होंगे कि उसको कंट्रोल कर सके। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को हम इनहिबिट कैसे कर सकते हैं। तो हम पढ़े थे क्या क्या कि अब हम लोग पढ़े थे क्या क्या कि सबसे पहले एसिटाइल कोलिन, अगर एसिटाइल कोलिन को कंट्रोल कर ले तो कर सकते हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं, या हम M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे या एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस का एक्टिविटी बढ़ा दे। तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है वो निकलना बंद हो जाएगा। या हम गैस्ट्रिन के प्रोडक्शन को रोक दे या उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, तब जो HCl का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। या हिस्टामिन को कम कर दे या उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे तो HCl का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। या हम PGE2 को बढ़ा दे। PGE2 बढ़ने से क्या होता है, या PGE2 क्या करता है, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। तो अब हम लोग देखेंगे गैस्ट्रिक का सिक्रेशन का। तो अब क्या हुआ, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि हिस्टामिन एंटी हिस्टामिनिक्स को, तो जिसमें चार ड्रग सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फामोटिडिन और रॉक्साटिडिन हुआ। फिर हम लोग आए कि आप कॉलिनर्जिक एक्टिविटी से इंक्रीज हो रहा था गैस्ट्रिक सिक्रेशन। अब हम लोग एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स जैसे कि प्रेंजापिन, प्रोपेनाथेलिन और ऑक्सीफेनोनियम दे सकते हैं। या हम लोग प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं। हमको याद है कि हम जो ये पंप को, अगर हम इस पंप को इनहिबिट कर दे तो HCl का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा, H प्लस का रिलीज बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से HCl का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। तो हम लोग कौन कौन सा ड्रग देते हैं, प्राजोल ड्रग देते हैं। इसमें आया ओमिप्राजोल, ओसोमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लांसोप्राजोल, लेवीप्राजोल, डेक्साराबिप्राजोल। अब ये हो गए। अब हम लोग पढ़े थे क्या, फिर से प्रोस्टाग्लैंडिन, अगर बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज क्या कराता है, HCl के रिलीज को कम कराता है। तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दे सकते हैं, जैसे कि मीजोप्रेस्टोल दे सकते हैं। ये सब ड्रग जैसे जैसे हम लोग जो जो रेसेप्टर्स पढ़े और जो जो न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े, अगर हम उनको कंट्रोल कर ले या चैनल को कंट्रोल कर ले तो हम HCl का सिक्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हुआ क्या, गैस्ट्रिक एसिड रिलीज हो चुका है, हमको उसको न्यूट्रलाइज करना है।
तो हम लोग सिस्टमिक कंट्रोल दे सकते हैं, नॉन सिस्टमिक कंट्रोल दे सकते हैं। तो हम लोग सिंपल सा बात है, कोई भी अगर एसिड है, अगर उसको हम बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट दे सकते हैं। या नॉन सिस्टमिक की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिसाइड, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ड्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। जैसा कि हम देख सकते हैं ज्यादातर जो हम लोग एंटासिड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिक इन नेचर है। अब हम लोग अल्सर प्रोटेक्टिव, जैसे अल्सर प्रोटेक्टिव मतलब जो उंड है उसको कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सक्राफालेट और कोलाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट का यूज कर सकते हैं, सीबीएस का। ये तो था आपका कि कैसे कंट्रोल या प्रोफाइलैक्सिस। आप जो अंडरलाइन इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसको किल करना होगा तो हम लोग अमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, क्लारीथरामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और सीबीएस का यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन और कैसे क्या बेसिक बात है कि क्या हो रहा है, अ, कौन सा रिसेप्टर है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर। लेट्स टॉक अबाउट गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स, जिसका हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले आते हैं प्रोटीन पंप इनहिबिटर। प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स में आते हैं ड्रग्स जैसे कि प्राजोल ड्रग, ओमिप्राजोल, स्नोप्राजोल, ट्रांसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इलाप्राजोल। और अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्ट करते हैं। जैसे ओमिप्राजोल जैसा एक ड्रग है, वो एक थ्रो ड्रग है, थ्रो ड्रग है। मगर जितने भी ड्रग्स हैं सबका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग्स जो है ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से डिफ्यूज होकर पाराइटल सेल्स में, फिर पाराइटल सेल से कैनिकुलाई में। अब कैनिकुलाई में मिलता है इनको एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच की वजह से ये लोग चले जाते हैं सल्फेनामाइड में, और सल्फेनामाइड क्या करता है? प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है। अब हम लोग इसके, ये था मैकेनिज्म एक्शन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम लोग इसके बारे में कुछ अ, और जानेंगे, जैसे कि हम लोग ओरली 30 मिनट बिफोर फूड इसको प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि फूड जो है इसका अब्जॉर्प्शन को कम करा देता है। हाफ लाइफ इसका 1.2 आवर्स होता है, बट इसका इफेक्ट 24 आवर्स तक प्रेजेंट रहता है। लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है इजीली, और यूरिन में रिलीज हो जाता है। अगर हम बायोअवेलेबिलिटी देखें तो इसमोपरॉल, लांसोपराजोल और पेंटापराजोल का ओरल बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और ओमिप्राजोल का बायोअवेलेबिलिटी कम है और सबके मुकाबले। और इलाप्राजोल मोर पोटेंट ड्रग है देन ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल का ड्रग इंट्रैक्शन भी है, जैसे कि फेनेटोइन, वार्फरिन और डाइजेपम का मेटाबॉलिज्म को कम करा देता है, और इट्राकोनाजोल आयरन और सॉल्ट का अब्जॉर्प्शन को कम करा देता है। थेराप्यूटिक केसेस इसके हैं, पेप्टिक अल्सर में दे सकते हैं, सोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में दे सकते हैं, सीआरडी में दे सकते हैं। नाउजिया इसका साइड इफेक्ट जो है नाउजिया, वोमिटिंग, अब्डोमिनल पेन और अथेल्जिया है। अनीमिया भी कॉज कर सकता है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन भी हैम्पर होता है। दूसरा तरफ का ड्रग है एस टू ब्लॉकर्स। एस टू ब्लॉकर्स हिस्टामिनिक ब्लॉकर्स एस टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसके वजह से जो है गैस्ट्रिक सेक्रेशन कम हो जाता है। तो जैसे कि ड्रग जैसे रेनिटिन, फॉर्मेटिडिन, निगाटिडिन, सिमिटिडिन का प्री ऑपरेटिवली भी यूज कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव इसलिए करते हैं क्योंकि एस्पिरेशन निमोनिया को प्रिवेंट करता है, ऑल केसेस ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, और मेनली इफेक्टिव होता है नॉक्टर्नल एसिडिक सेक्रेशन में। तीसरे टाइप का ड्रग जो हुआ वो एसिटल एंटीकोलिनर्जिक्स हुआ। एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करते हैं? एसिड सेक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। चौथा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, प्रोस्टाग्लैंडिन के सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो है एसिड का सेक्रेशन कम हो जाता है। आप हम लोग पढ़ेंगे जो अल्सर प्रोटेक्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे जो अल्सर प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, जैसे कि सुक्राफलेट और सीबीएस, कोलाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। तो जो सुक्राफलेट होता है वो अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेटेड सक्रोज का एक मिक्सचर होता है। तो सुक्राफलेट जो है जैसे उसको एसिडिक पीएच मिलता है तो पॉलीमर उसके अंदर पॉलीमराइजेशन हो जाता है, वो एक स्टिकी पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है जो अल्सर के बेस पे अटैच रहता है, अल्सर के बेस पे अटैच रहता है। ठीक, पहला काम। दूसरा काम ये क्या करता है
कि वही अल्सर के चारों ओर प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करा देता है, जिसके वजह से क्या बन जाता है, एक एसिड पेप्सिन बैरियर बन जाता है। तो डायरेक्ट सेलुलर कांटेक्ट अल्सर की वजह से अल्सर से कट गया। तीसरा, रिलीज ऑफ पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन कराता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे इंक्रीज होता है, एचसीएल का सेक्रेशन कम हो जाता है। फिर ये बाइकार्बोनेट का सेक्रेशन भी इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होने लगता है। मगर अब इसका कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है। तो सबसे पहले जो है ना, ये एम्प्टी स्टमक में एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओरली होता है, इसका ओरली होता है। एम्प्टी स्टमक में देते हैं, एम्प्टी स्टमक में देते हैं 1 घंटे 1 आवर बिफोर मील, 1 आवर बिफोर मील। क्यों ऐसा करते हैं कि ये जो है अदर्स ड्रग जैसे डिजॉक्सिन डिजॉक्सिन टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन डिजॉक्सिन टेट्रासाइक्लिन कीटाकोनाजोल, इनके अब्जॉर्प्शन को कम करा देता है, इनके अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करा देता है। ठीक। अब ये जो है इसके साथ मेनली हम लोग H2 ब्लॉक, हम लोग इसके साथ ड्रग इंट्रैक्शन दूसरा क्या दे सकते हैं, इसके साथ हम लोग पीपीआईज नहीं दे सकते हैं। कौन से यानी क्या, प्रोटोन पंप इनहिबिटर नहीं दे सकते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या करेगा, सुक्राफेट को लोग जानते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए लिस पीएच का जरूरत है, तो ये एसिड का सेक्रेशन को कम कर जाएगा। तो ये क्या करेगा, सुक्राफेट के पॉलीमराइजेशन को रोक देगा, पॉलीमराइजेशन को रोक देगा। और हम ऐसा तो नहीं चाहते हैं कि इसके पॉलीमराइजेशन रुक जाए, तो हम अवॉइड करेंगे इसको पीपीआई के साथ मेनली। अब हम लोग और कौन इसका जो मेनली साइड इफेक्ट्स है ना, ये कॉन्स्टिपेशन है, मेन साइड इफेक्ट ये कॉन्स्टिपेशन करा सकता है, नॉजिया वॉमिटिंग करा सकता है। और रीनल फेलियर के पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, रीनल फेलियर के पेशेंट में हम लोग नहीं दे सकते हैं सुक्राफलेट, क्योंकि ये अल्मोनियम का कंपाउंड होता है और ये अल्मोनियम टॉक्सिसिटी करा सकता है, इस कारण से हम अवॉइड करते हैं। ये तो पहला ड्रग अल्सर प्रोटेक्टिव्स का सुक्राफलेट के बारे में। मगर जो दूसरा ड्रग था कोलाइडल बिस्मथ प्रिपरेशन जो था, वो हम लोग उसके उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्लियर बहुत ज्यादा नहीं है, मगर वो भी कुछ इसी तरह से काम करता है। और उसका एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है कि वो एंटी एच पाइलोरी रेजिमेन को फॉलो करता है। अब हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर के बारे में, यानी एंटासिड। ये जो है अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जैसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक में है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, और नॉन सिस्टमिक में जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसैलिसाइड, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्लाड्राइट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम लोग बात करते हैं, अगर नॉन सिस्टमिक के बारे में बात करें तो ये नॉन सिस्टमिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है, ये इंटेस्टाइन में पहुंच के, ये इंटेस्टाइन में बीच पहुंच के क्या करते हैं, वहाँ पे बाइकार्बोनेट, ये क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोराइड सॉल्ट के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, जो और ये बाइकार्बोनेट के साथ अटैच हो जाता है, अटैच लगते हैं बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट के साथ अटैच हो गया तो फ्री HCO3 माइनस जो है अवेलेबल नहीं है, तो और इसका अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है, इसका अब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, अवेलेबल भी नहीं होता है। तो ये सिस्टमिक एल्कोलाइसिस नहीं कराते हैं, ये सिस्टमिक एल्कोलाइसिस नहीं कराते हैं और न्यूट्रलाइजेशन करना नहीं करते हैं, पहला। दूसरा, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, मेनली कॉन्स्टिपेशन काउज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन काउज करते हैं। और इनका जो है अमोनियम सॉल्ट्स मेनली कॉन्स्टिपेशन करते हैं। और अदर काउंटर कॉम्बिनेशन जो होता है इनका, ये काउंटर एक्ट करके एडवर्स इफेक्ट काउज कर सकते हैं। ठीक है। और सिस्टमिक एंटासिड क्या होता है, ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं एसिड के ऊपर और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिड को और इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इनका डिसएडवांटेजेस क्या है, ये मेटाबॉलिक एल्कालॉसिस करा सकते हैं, रिबाउंड एसिडिटी करा सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। सिस्टमिक एसिड न्यूट्रलाइजर बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। अगर हम आखिरी पार्ट का बात करें, जो एंटी एच पाइलोरी ड्रग जो है, एंटी एच पाइलोरी ड्रग, इनकी बात करें तो ये क्या कराता है, ये जो अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय यूरियस एक्टिविटी जो है, जो अमोनिया निकल रहा है, जो यूरियस